नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं डीप स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, उसको हम शुरू कर रहे हैं। और इसको भी हम जिस प्रकार हमने वैदिक साहित्य बिल्कुल डीप में जा करके उससे संबंधित सारे तथ्यों को देखा, उसी प्रकार इसको भी हम बिल्कुल विस्तार से आपको हम समाप्त करेंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो पर धैर्य बना करके रखें। हम बारी बारी से इससे संबंधित सारे तथ्यों को रखेंगे ताकि आपसे परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। यदि मेरे पढ़ाए गए तथ्यों के बाद भी यदि कोई प्रश्न मेरे चैप्टर से संबंधित छूट जाता है तो मैं उस दिन से अपना चैनल बंद कर दूंगा। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पहला चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल, जिसका वीडियो हमने बना दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके या प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख लीजिए। दूसरा चैप्टर है वैदिक साहित्य, इसको भी हम विधिवत रूप से चैप्टर में बताए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए। और तीसरा चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें हम आपको 5 वीडियो देंगे। जो पहला वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय से संबंधित रहेगा। दूसरा वीडियो में हम इसके प्रमुख स्थल, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, उसके बारे में हम विस्तार से डील करेंगे। और परिचय में हम सभी स्थलों, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको रखेंगे, ठीक है। और तीसरा जो वीडियो है इसमें हम मुख्य रूप से लिपि, मोहर, प्रजाति और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। और चौथे वीडियो में हम आर्थिक व्यवस्था, उद्योग व्यवस्था, आयात निर्यात, मतलब वस्तुओं का किस प्रकार से विनिमय होता था, आयात निर्यात होता था, और पशुपालन के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम धार्मिक व्यवस्था, संविधान व्यवस्था और सिंधु घाटी सभ्यता का किस प्रकार पतन हुआ, उसके लिए क्या क्या कारक जिम्मेवार रहे, उसके बारे में हम विस्तृत डील करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हम सैंधो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक कांस्य युगीन, ताम्र पाषाणकालीन, आद्य ऐतिहासिक, पूर्ण विकसित, सुव्यवस्थित, प्रथम नगरीय, स्वदेशीय और अनार्यों की सभ्यता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, आपको एक ही लाइन में हमने समाप्त कर दिया। देखिए, इससे अधिक किस प्रकार का प्रश्न में से नहीं पूछा जाएगा। यह एक कांस्य युगीन, ताम्र पाषाणकालीन, आद्य ऐतिहासिक, पूर्ण विकसित, सुव्यवस्थित, प्रथम नगरीय, स्वदेशीय और अनार्यों की सभ्यता है। आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता को बुलाया जाता है और अनार्यों की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को बुलाया जाता है, ठीक है। यह जो सभ्यता है त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है। प्रारंभ में 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में था, लेकिन वर्तमान में 15,20,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यह वर्तमान में 3 देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। देखिए, अब इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण डेट को देखेंगे कि इसके संबंध में हमें जानकारी किस प्रकार से मिली, ठीक है। देखिए, 1826 में चार्ल्स मैसमन द्वारा इसकी प्रथम सूचना दी गई और इन्होंने इसे सिकंदर कालीन स्थल कहकर संबोधित किया। चार्ल्स मैसमन 1826 में। उसके बाद 1856 में जॉन ब्रंटन एवं हेनरी ब्रंटन नामक दो इंजीनियर भाइयों ने इसका उत्खनन करवाया, ठीक है। उसके बाद 1872 में जो कलिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता माना जाता है, उन्होंने इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया और एक रिपोर्ट तैयार किया जिसे वेल्विस रिपोर्ट कहा गया, ठीक है। जब जॉन ब्रंटन और हेनरी ब्रंटन और चार्ल्स मैसमन ने जब कुछ इनको सूचना दी तो इन्होंने इसके बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया और एक रिपोर्ट तैयार किया जिसे वेल्विस रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल, ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा, जिसमें जॉन मार्शल जो उनके हेड होते हैं, ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जॉन मार्शल के निर्देशन में सर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में इसका विधिवत खनन करवाया गया। 1921 में प्रथम बार हड़प्पा में सर दयाराम साहनी द्वारा इसका विधिवत उत्खनन करवाया गया। उसके बाद 1922 में एमजी वत्स एवं रखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो में, जो कि हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर है, ठीक है,
हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर जॉन मार्शल के नेतृत्व में एमजी वत्स एवं रखाल दास बनर्जी ने इसका विधिवत उत्खनन करवाया। ठीक है, उसके बाद 1924 में जॉन मार्शल ने इलिस्ट्रेटेड इंडिया नामक पत्रिका में इसके बारे में लिखा कि इन्होंने इस पत्रिका में लिखा कि वैदिक सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता हमारे देश में विद्यमान थी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहकर इन्होंने इस पत्रिका में इसको छापा, इसके बारे में लिखा। मतलब प्रथम बार इन्होंने आधिकारिक सूचना पूरे लोगों को 1924 में इलिस्ट्रेटेड इंडिया नामक पत्रिका के माध्यम से दी। ठीक है, अब देखिए जॉन मार्शल और बीएन सरस्वती द्वारा इसका नामकरण किया गया और इन्होंने देखा कि इनका जो अधिकतम स्थल है वह सिंधु नदी के किनारे पाया जाने लगा। इसी कारणवश इन्होंने इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। ठीक है, तो नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल और बीएन सरस्वती ने। ठीक है, जॉन मार्शल और बीएन सरस्वती द्वारा इसका नामकरण किया गया और इन्होंने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहकर संबोधित किया। उसके बाद देखिए इन्होंने तो सिंधु घाटी सभ्यता कहकर तो संबोधित कर दिया, लेकिन जब बाद में इसका धीरे धीरे इसका उत्खनन होने लगा, खोज होने लगा, तो पता चला कि जो इसका अधिकतर स्थल था ना गुजरात के आसपास घग्गर नदी के तट पर पाया जाने लगा। इन्होंने तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया क्योंकि अधिकतर स्थल सिंधु घाटी और सिंधु नदी किनारे पाए जाने लगे, लेकिन बाद में देखा कि घग्गर नदी के तट पर बहुत सारा स्थल पाए जाने लगे, तो करे क्या? तो इन्होंने सोचा कि इसके नामकरण से संबंधित विवाद उत्पन्न हो गया कि आखिर इसको घग्गर नदी घाटी सभ्यता करें कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता करें। तो देखिए होता क्या है कि पुरातत्व विभाग में ऐसा नियम है कि जो स्थल पहले खोजा जाएगा ना उसी के आधार पर उसका नामकरण उसी के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इन्होंने देखा कि सबसे प्रथम बार हड़प्पा को ही खोदा था। ठीक है, यहाँ देखिए जॉन मार्शल द्वारा सर दयाराम साहनी के माध्यम से 1921 में प्रथम बार हड़प्पा को उत्खनन करवाया था। तो नियम के अनुसार इनका नाम अब हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। ठीक है, तो आधिकारिक नाम सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? हड़प्पा सभ्यता। याद रखेंगे कि इसका आधिकारिक नाम, औपचारिक नाम, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता है। अब देखिए, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल को हम देख लेते हैं कि भारत में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए मेहरगढ़ जो है ना सबसे प्राचीनतम स्थल है। मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम स्थल है और हड़प्पा सबसे बड़ा स्थल है और मोहनजोदड़ो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है। ठीक है, हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन मोहनजोदड़ो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है और उस समय उसकी जनसंख्या 23,000 रही होगी। ठीक है, उस समय उसकी जनसंख्या 23,000 रही होगी। अब देखिए भारत के अंदर सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ठीक है, भारत के अंदर सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है और पूरे सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा है और जनसंख्या की दृष्टि से मोहनजोदड़ो है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में सबसे छोटा स्थल अल्लादीनो है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे छोटा स्थल अल्लादीनो, लेकिन संघोल जो है भारत के अंदर सबसे छोटा है। भारत के अंदर सबसे बड़ा राखीगढ़ी, भारत के अंदर सबसे छोटा संघोल, सबसे बड़ा हड़प्पा, ठीक है, और सबसे छोटा अल्लादीनो। और देखेंगे कि इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल भारत में घग्गर नदी के तट पर गुजरात में अवस्थित है। आपको जानकर बेहद ही आश्चर्य महसूस होगा कि उस समय के जो भवन थे ना बिल्कुल ही योजनाबद्ध तरीके से, जिस प्रकार आज के हमारे आर्किटेक्चर जो हैं वो भवन को डिजाइन करते हैं और जिस प्रकार हम लोग का आज का जो अत्याधुनिक मकान है पूरी तरह सभी सुविधाओं से लैस रहता है, आज से 2500 ईसा पूर्व में उस प्रकार का आपको योजनाबद्ध तरीके से मकान जो है सिंधु घाटी सभ्यता में बनाए गए थे, उसका प्रमाण मिला है। ठीक है, उस समय का जो मकान था, जो उस समय की संस्कृति थी, बिल्कुल ही योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई है, जिसे ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, उस समय के जो स्थल थे, मकान थे, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से ग्रिड पैटर्न से बनाए गए थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे ना उनको बिल्कुल खंडों में बांटा गया था, छोटे छोटे टीलों में, टुकड़ों में बांटा गया था। ठीक है, जिसको टीला बोलते हैं। ठीक ना, देखिए लोथल से एक टीला मिला है और कालीबंगा एवं धौलावीरा से 3 टीले मिले हैं और चान्हू दाड़ो से कोई भी टीला नहीं मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी भवन थे ना
वो कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो ईंटों का जो आकार था वो 4:2:1 के अनुपात में था। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी ईंट पाई गई है। और देखिए, कच्ची ईंटों का वहां प्रयोग किया जाता था जहां पर बाढ़ आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं रहती थी। ठीक है, कालीबंगा का जो मकान है वो पूरी तरह से कच्ची ईंटों का बना हुआ है। सड़कें एक दूसरे को हमेशा समकोण पर काटती थी। सड़कें हमेशा बिल्कुल एक दूसरे को हमेशा समकोण कर ही काटती थी, लेकिन बनवाली की जो सड़क है ना वो समकोण पर नहीं काटती थी। बनवाली अपवाद है। ठीक है, सारे सड़कों समकोण पर काटते थे, लेकिन बनवाली अपवाद है, क्योंकि बनवाली का जो अपवाद होने का कारण ये है कि बनवाली का जो आकार था ना वो बिल्कुल घोड़े के नाल के आकार के था। जो वहां का सिटी था तो उसको माना जा सकता है कि स्टार शेप का बनवाली बना हुआ था। भवन को सीधा रखने के लिए, दीवार को सीधा करने के लिए साहुल का प्रयोग किया जाता था। लोथल से मिट्टी के साहुल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लोथल से मिट्टी के साहुल प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक भवन में प्रवेश द्वार होता था। ठीक है, एंट्री गेट, प्रवेश भवन में एंट्री गेट रहता था। और कालीबंगा से जो है सबसे बड़ा द्वार मिला है। और लोथल से देखिए क्या था कि गेट जो थे ना वो बिल्कुल पीछे हुआ करते थे। जैसे हम लोगों का गेट क्या है कि रोड के सामने हुआ करता था, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में जो भवन थे ना उसके गेट पीछे हुआ करते थे। मतलब मुख्य द्वार आगे न होकर के पीछे हुआ करता था। लेकिन लोथल अपवाद है, जहां का जो प्रवेश द्वार था ना वो आगे था, लेकिन बाकी सभी घरों में क्या था कि प्रवेश द्वार पीछे की ओर हुआ करता था। ठीक है, आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी भवन में खिड़की नहीं होता था। ठीक है, खिड़की नहीं होता था, लेकिन मोहनजोदड़ो अपवाद है जहां से खिड़की का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और जल निकासी के लिए नली बनाए जाते थे। जो नल निकासी, जो नाली निकासी जो योजना थी उसमें विद्यमान थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ढकी हुई नाली और कालीबंगा से लकड़ी की नाली प्राप्त किए गए हैं। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी भवन को अलंकृत नहीं किया जाता, मतलब कि सजाया नहीं जाता था। ठीक है, ग्रिड पैटर्न से तो था, लेकिन जैसे तामझाम जो होते हैं ना उस प्रकार का किसी प्रकार कोई सजावट नहीं होता था। लेकिन कालीबंगा अपवाद है जिसके भवन को अलंकृत करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अब देखिए जो इसके चौहद्दी थे, सिंधु घाटी सभ्यता के चौहद्दी में सबसे उत्तर में जो था ना मांडा था, जो कि अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में जो मांडा है वो चिनाब नदी के तट पर था। दक्षिण में है दायमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण में दायमाबाद स्थल है जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवर नदी के तट पर। ठीक है, इसके पूर्व में है आलमगीरपुर। इसके पूर्व में आलमगीरपुर है जो कि यूपी में है, मेरठ में है, हिंडन नदी के तट पर है। और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि वर्तमान बलूचिस्तान में है, दस्तक नदी के तट पर है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक भवन में ना अग्निकुंड होते थे। ठीक है, आपको कहीं कहीं अग्निकुंड मिलेगा। है क्या कि जो साक्ष्य मिले हैं ना वो बिल्कुल अग्निकुंड के आकार के होते हैं और कब्र भी उसी प्रकार का होता है। ठीक है, तो साक्ष्य में इस बात की आपको कहीं कहीं आपको अग्निकुंड मिलेगा और कहीं कहीं कब्रगाह मिलेगा, तो दोनों को एक समझिएगा, क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं ना वो दोनों का जो आकार होता है वो एक ही प्रकार का लगभग होता है। तो लोथल से अंडाकार अग्निकुंड, बनवाली से वर्गाकार अग्निकुंड और संघोल से गोलाकार अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए सबसे प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ है, लेकिन भारत के अंदर कालीबंगा जो है, भारत के अंदर कालीबंगा सबसे प्राचीनतम स्थल है और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ जो है सबसे प्राचीनतम स्थल है। तो आज मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिचय था वो सिर्फ दिया है मैंने। ठीक है, अभी तो पूरा शो बाकी है, आप बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए। हम कल जो है इसके प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो क्या है, हड़प्पा क्या है, उसमें कब कब खुदाई हुआ, उसमें से क्या प्राप्त हुआ, वहां से क्या साक्ष्य मौजूद मिले, उन सारी बातों को लेकर मैं कल प्रस्तुत रहूंगा। ठीक है, तो कल हम विशेष रूप से प्रमुख स्थल के बारे में चर्चा करेंगे।